दोस्तों, चंद दिनों कबल हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त बैरिस्टर हामिद भाषानी की डेथ हो गई। काफ़ी लंबा हमारा उनका साथ था। हामिद भाषानी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर, कॉलमिस्ट, पॉलिटिकल स्कॉलर थे। कश्मीर पर उनकी ख़ास नज़र थी, कई किताबों के मुसन्निफ़ थे। चंद साल कबल उनका कैंसर डायग्नोस हुआ था, एंड स्टेज लंग कैंसर। और जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बुलंद एंड स्टेज कैंसर सडनली डायग्नोस हो गया और डॉक्टर्स ने बहुत कम मुद्दत दी है। तो मैं अपने तौर पर उनसे बातें करता रहा, उन्हें रीश्योर करता रहा। मुझे पता था कि वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और ख़ुसूसन मैं इस बात से उनके बहुत मुतासिर था, क्योंकि वो उन राइटर्स की तरह नहीं थे जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और जो बस अपनी पॉपुलैरिटी और अपने, वो असल में सोशल एक्टिविस्ट थे और वो चाहते थे कि एक नई जिद्दत, नई फ़िक्र डेवलप हो, लोगों का सोचने का अंदाज़ बदले। तो ये, और बड़े ऑनेस्ट आदमी थे अपनी ओपिनियंस के हवाले से। एनीवे, जब ये वाक़ा हुआ और मैं उस सारे डिस्ट्रेस से गुज़र रहा था तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि कितना मुश्किल मरहला होता है। वो कि मैं डॉक्टर हूँ, मगर उसके बावजूद ये कितना मुश्किल मरहला होता है कि आप इस सारी सिचुएशन को कैसे कोप करें जब आपका बहुत ही करीबी दोस्त, साथी, जिसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, उसके साथ ऐसा हो जाए। इस दौरान एक किताब मेरी नज़र से गुजरी थी, मॉर्टेलिटी। मैं चाहता हूँ आज इस किताब को आपके सामने कुछ मेजर पॉइंट डिस्कस करूँ। ये किताब हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये किताब क्रिस्टोफर हिचिन ने लिखी थी। वो खुद भी जर्नलिस्ट थे, ऑथर थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। 2010 में उन्होंने किताब लिखी, 2012 में छपी थी ये उनकी डेथ के बाद। हुआ उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था कि 2010 के जनवरी के आसपास एसोफेजियल कैंसर उनका डायग्नोस हुआ। वो किसी बुक शॉप पे थे, अचानक कोलैप्स हो गए। जब वो अस्पताल पहुंचे तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उनके पास सिर्फ 3 या 4 महीने की ज़िंदगी है। उन्होंने इस किताब के अंदर वो फंडामेंटल क्वेश्चंस एड्रेस किए जो डेथ और लाइफ के हवाले से थे। उन्होंने वो एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड किए। उन्होंने बताया कि किस तरह से बॉडी और माइंड के दरमियान जो एक ताल्लुक़ है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो किस तरह से डिस्टर्ब हो जाता है इन हालात में, और दर्द किस तरीके से कोप किया जाता है। ना सिर्फ कैंसर का दर्द बल्कि और भी बहुत सारे स्ट्रेसेस जो होते हैं वो। अच्छा, अब इसमें कुछ मेजर पॉइंट्स है जो मैं आपसे डिस्कस करता चला जाता हूँ। पहला पॉइंट मैंने निकाला है, व्हेन ही वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर हिचिन सॉ हाउ अनकंफर्टेबल पीपल आर विद द आइडिया ऑफ डेथ। उन्होंने कहा कि कितना लोग अनकंफर्टेबल होते हैं आइडिया ऑफ डेथ के हवाले से। वो चीज़ जो हम ज़िंदगी में कभी नहीं सोचते हैं अपनी मौत के हवाले से, अब वो सडनली आ जाती है और हम सोचते हैं कि अब हमारे पास ज़िंदगी नहीं है। तो ज़िंदगी की अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है, जिसको पहले हम ग्रांटेड कर ले रहे थे। वो कहते हैं कि लोगों को नहीं पता होता है किस तरह से बात करें। खुद उन्होंने अपने तजुर्बे के बारे में बताया कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब मेरे पास ज़िंदगी कम है, तो मेरे पास से कौन कौन से माइलस्टोन निकलते चले गए ज़िंदगी के। मैं अपने बच्चों की शादियाँ नहीं देख सकूँगा, मैं उनके बच्चे नहीं देख सकूँगा, तो मेरी ज़िंदगी से बहुत सी चीज़ें निकलती चली जा रही थी, खुशियाँ मेरे हाथों से निकल रही हैं। और साथ ही उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उनके इर्द गिर्द जो सोशल रिलेशन है वो कितने पुअर है। लोगों को नहीं पता कि इस मौजू पर किस तरह से बात की जाए। बहुत से लोगों को बहुत से लोग खामखा मोटिवेशनल बातें कर रहे होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि लड़ो और मगर इसका मतलब सिर्फ यही निकलता है कि अगर मेरी डेथ हो जाएगी तो क्या मैं नाकाम हो गया हूँ। इन कामयाबी का मतलब क्या है इस सारे प्रोसेस में। तो इस तमाम बातों को उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली एक वक्त ऐसा आया कि मैंने सोचा कि मैं इन तमाम बातों पर ईमानदाराना अंदाज में बात करूंगा। और कभी कभार तो वो जोक कर दिया करते थे। मसलन अगर कोई पूछे कि भाई तुम कैसा फील कर रहे हो, तो वो कहते थे आई फील लाइक कैंसर। एनीवे, तो वो इस तरह से हिचिन्स ने इस चैप्टर में लिखा और बताया कि मुझे अपने ताल्लुकात को रीइवैल्यूएट करना पड़ा कि मुझे किस तरीके से इंटरेक्ट लोगों के साथ करना है। अगला पॉइंट मैंने निकाला, द फ्रेज व्हाट डज नॉट किल यू मेक यू स्ट्रॉन्गर डज नॉट ऑलवेज अप्लाई टू कैंसर पेशेंट। मतलब नीतशे ने जो बात कही थी वो असल में हो सकता है और ट्रेजिडीज के हवाले से ठीक हो कि ज़िंदगी में ट्रेजिडीज आती हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, मगर एंड स्टेज कैंसर में ये फेरेस चलता नहीं है। असल में तो इंसान स्लोली उसके डाइंग प्रोसेस ही होता है, वो कोई स्ट्रॉन्गर ग्रो नहीं करता है। इस दौरान जो कुछ भी दर्द आता है, कीमोथेरेपी का फेलियर होता है या कीमोथेरेपी की वजह से इंसान मज़ीद कमज़ोर होता है, बाल गिरते हैं और वज़न गिरता चला जाता है, वो सब आदमी कोप करता है और बहुत सी चीज़ें आती हैं। आगे लिखते हैं, आफ्टर हिचिन्स डायग्नोसिस ही एक्सप्लोर्ड हिज कन्विक्शन अबाउट एथिज्म इन द फेस ऑफ डेथ। अब यही बात कि साहब जिस वक्त ऐसा वक्त आता है कि जब डेथ सामने आ जाती है तो उस वक्त आपकी आइडियोलॉजी, खुसूसन इनकी आइडियोलॉजी, ये एथियस्ट थे और रिलीजन पर बिलीव नहीं था, तो इनके दोस्तों ने उनसे कहा कि तुम बेहतर कि क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लो, हेल में जलोगे ये वो, और तनकीद भी हुई। मगर उन्होंने कहा कि मैं इस इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी को नहीं ले सकता क्योंकि इससे जो गिल्ट होगा वो ज़्यादा बुरा होगा। बेहतर होगा कि जिस तरह से दुनिया में किसी को नहीं पता कि मरने के बाद क्या होता है, रूह कहाँ जाती है, किसी को नहीं पता, कोई वापस नहीं आया, ठीक है मैं भी अपनी आइडियोलॉजी पर कायम रहूँगा और वह एथिज्म पर आखिरी पल तक कायम रहे।
अगला पॉइंट, हिचन्स रियलाइज जस्ट हाउ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन इज व्हेन हिज इलनेस टुक अवे हिज वॉइस। वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसी जिस तरह ज़िंदगी जब निकल रही होती है तो उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होता है, बिल्कुल ऐसे ही जब मेरा वॉइस बॉक्स मेरे हाथ से निकल गया और जब मेरी आवाज़ चली गई एसोफेजियल कैंसर की वजह से, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये आवाज़ कितनी खूबसूरत चीज़ है, वो मेरे हाथ से निकल गई। ये बड़े टॉकेटिव आदमी थे और उसके बाद इन्हें अंदाज़ा हो गया कि कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, कि अब उन्हें सिर्फ सुनना है, बोलने की इजाज़त ख़त्म हो गई है। आखिरी पॉइंट है, कैंसर ट्रीटमेंट इज स्टिल प्रिमिटिव एंड रिलीजियस इंटरेस्ट हिंडर मॉडर्न रिसर्च। वो कहते हैं कि कीमोथेरेपी जो है वो सिर्फ डिलेइंग करती है डेथ को, वो ट्रीट तो करती नहीं है। इसके ऊपर मुस्तकिल रिसर्च चल रही थी। डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिन जो उनके डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि साहब एक और मॉडर्न आइडिया जो है वो ये है कि कैंसर सेल्स का एनालाइज किया जाए, उसकी सीक्वेंस को समझा जाए जो जीनोम्स होते हैं, जो डीएनए के अंदर होते हैं, और उसके लिहाज से ट्रीटमेंट डेवलप की जाए। तो इस तरह के एक ट्रीटमेंट पर वो काम कर रहे थे फ्रांसिस कॉलिन, और उन्होंने बताया कि साहब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो हैं उसको हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मगर क्या हुआ ये कि के एक साहब थे जे डिकी, वो कोई कांग्रेसमैन थे, उन्होंने बाज़ाब्ता उसकी फंडिंग को एबॉलिश करा दिया। ये चीज़ जो अमेंडमेंट की शक्ल में हमें नज़र आती है, हाँ, वाशिंगटन डीसी के जो कोई जज थे उस ज़माने में, जब उन्होंने कहा कि साहब ये फंड्स हम रुकवा देंगे, क्योंकि डिकी विकलर अमेंडमेंट जो पॉपुलर हुई वो ये थी कि रिलीजियस लोग समझते हैं कि एम्ब्रियोनिक सेल को इम्प्लांट नहीं करना चाहिए, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक सेल को इम्प्लांट नहीं करना चाहिए। हालांकि एम्ब्रियोनिक सेल्स का वेस्टेज चल रहा होता है, मगर कैंसर सेल्स के लिए अगर इस एम्ब्रियोनिक सेल्स को इम्प्लांट करने या यूटिलाइज करने का काम हो जाता तो एक नई तरह की ट्रीटमेंट डेवलप होती और उससे इनको फ़ायदा हो सकता था, लेकिन ये सिलसिला नहीं हुआ। तो इस हवाले से उन्होंने लिखा कि जो मॉडर्न रिसर्च है उसके अंदर रिलीजियस इंटरेस्ट ठीक नहीं है। मेरा ख्याल इस किताब को आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत अहम किताब है। इससे और भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, सोशल डायनेमिक्स समझ में आते हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें समझ में आती हैं, माइंड और बॉडी का रिलेशन समझ में आता है। इस किताब का नाम मॉर्टेलिटी है, राइटर क्रिस्टोफर हिचन्स थे। मेरा ख्याल है मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अगली बार फिर हाजिर हो जाऊँगा कोई और किताब लेकर या कोई और मौजू लेके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।